तो अगर आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एक डायनामिक क्वेरी वाला कंसेप्ट है। डायनामिक क्वेरी यानी ऐसी क्वेरी जिसमें जो डेटा एंट्री होगा, यानी वो क्वेरी फिक्स नहीं रहेगी, वो क्वेरी फिक्स नहीं रहेगी। उसमें क्या होगा, जैसा ये वाली क्वेरी है, ये वाली, तो सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम एसएमई, ये क्या हो गई, फिक्स क्वेरी। फिक्स क्वेरी का क्या मतलब आता है, ये जब भी चलेगा तो सेम ही डेटा आएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ हार्ड कोड किया गया है। बट डायनामिक क्वेरी में क्या होता है, यूजर क्या करता है, इनपुट देता है, और वो यूजर का इनपुट लेके क्वेरीज में क्या होता है, इनपुट जाता है, और उसके हिसाब से आपको डेटा क्या होता है, डिस्प्ले होता है। आप लोग कर चुके हुए चीज कहाँ पे, डायनामिक क्वेरी का यूज याद है क्या किसी को? डायनामिक क्वेरी का यूज आप कर चुके हो, जिसमें आपने क्वेरी में हाँ डेटा इंसर्ट किया, क्या कौन सा सर डाटाबेस इंसर्ट सेव किया रिजल्ट का जो डेटा किया था, डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट। सेव रिजल्ट। हम लोग जहाँ पे डायनामिक इंसर्ट क्वेरी की में query। हम लोग जैसे डेटा एंटर करेंगे उस हिसाब से क्वेरी अपने को नया नया रिजल्ट देती है। कर चुके हो आप लोग? पेजिनेशन सेव नेम करते थे तब। पेजिनेशन में आपने क्या लिखा था, ऑफलाइन ऑफसेट और लिमिट, ये फिक्स था अच्छा। क्या? नहीं उसमें क्या था, मल्टीपल क्या हो रहा था, डेटा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक है, फिक्स था क्या, वो क्वेरी फिक्स थी क्या? अगर वो क्वेरी फिक्स रहती तो हर बार अपना बटन क्लिक करने पर एक ही डेटा दिखता, ऐसा दिख रहा था क्या? नहीं ना, हर एक में अपन जैसे ही बटन क्लिक कर रहे थे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो वो क्या हो रहा था, वो क्वेरी में ऑफसेट और लिमिट ये बार बार क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, और उसके हिसाब से क्वेरी आपको क्या कर रही थी, डिफरेंट रिजल्ट दे रही थी। इसलिए आप लोगों ने वहां पे क्या किया था, क्वेरी फिक्स नहीं थी, जहां पे भी लिमिट था तो प्लस देके अपन ने लिमिट नाम के वेरिएबल को डाला था, और जहां पे भी ऑफसेट था तो प्लस देके अपन ने क्या किया था, ऑफसेट नाम के वेरिएबल को डाला था। तो वो क्वेरी को क्या बोलेंगे, डायनामिक क्वेरी बोलेंगे। वो क्वेरी को क्या बोलेंगे हम लोग, डायनामिक क्वेरी। डायनामिक क्वेरी का कंसेप्ट ये होता है कि उसमें जो भी हम लोग क्या करते हैं, कोड लिखते हैं या कोई भी वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है, तो अपनी क्वेरी फिक्स नहीं बनती है, जो हम लोग वेरिएबल डालेंगे कोड में उसी के हिसाब से वो बिहेव करेगी। बेस्ट एग्जांपल पेजिनेशन फिर से एक बार देख लेने का, जिसमें अपन ने लिमिट और ऑफसेट इसको फिक्स नहीं किया था। अगर मैं फिक्स करता तो वही डेटा मेरे को हर एक पेज पे दिखता। मैंने क्या किया था, लिमिट और ऑफसेट की वैल्यू बटन क्लिक होने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, कम या ज्यादा कर रहे थे, ऑफसेट की वैल्यू, सॉरी लिमिट की नहीं, उसके हिसाब से आपको डेटा क्या मिलता था, नया नया डेटा मिलता था। तो अगर आपको वैसी क्वेरी लिखनी है तो आप डायरेक्ट क्वेरी मत लिखो, आप उसको किस में लेके जाओगे, डेटाबेस डॉट क्वेरी में। किस में लेके जाओगे उसको, डेटाबेस डॉट क्वेरी। ठीक है, तो डेटाबेस डॉट क्वेरी वही है, जैसे ऐसा आप बना सकते हो, डेटाबेस डॉट क्वेरी सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम एस ऑब्जेक्ट वेयर नेम लाइक, और ऐसा परसेंट के एस। अब ये एस क्या है, माय स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग में जो भी वर्ड रहेगा, माय स्ट्रिंग वर्ड है, वो माय स्ट्रिंग नेम में, जहां पे भी नेम में माय स्ट्रिंग होगा वो डेटा आपको क्या करेगा, ये वापस देगा। दिख रहा क्या, समझ में आ रहा क्या कंसेप्ट? अब फिर उसको क्या करो, आप एस ऑब्जेक्ट लिया तो वैसे आप अकाउंट में कलेक्ट करोगे, तो अकाउंट में कलेक्ट करोगे तो अकाउंट की लिस्ट में उसको कलेक्ट कर देना। समझ में आ रहा कि ये कोड देखो, इसमें क्या किया गया, मेरे को नेम फिक्स नहीं करना था, मेरे को नेम जो है, नेम में जो भी नाम आएगा वो मेरे कोड के थ्रू आएगा। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया एस कोलन माय स्ट्रिंग, ये वेरिएबल हो गया मेरा। अब एस की वैल्यू में जो भी, अभी माय स्ट्रिंग है, कल जाके और कुछ भी आ जाए, तो एस में जो वैल्यू है वो क्वेरी में जानी चाहिए। तो एस की वैल्यू क्वेरी में कैसी जाएगी, तो क्वेरी लिख दो, और जहां पे भी आप हार्ड कोड कर रहे थे अब वहां पे हार्ड कोड नहीं करोगे, प्लस साइन देके वेरिएबल को डाल दोगे। जैसे मेरे को अभी लाइक था, लाइक के बाद मेरे को क्या करना था, हार्ड कोड नहीं करना था वैल्यू, मेरे को वेरिएबल डालना था,
इसलिए प्लस साइन देके वो वेरिएबल को डाल के फिर से प्लस को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब वो डेटा जो कलेक्ट होगा वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट में या मल्टीपल, वो आप देखो उसके हिसाब से फेच करो। है क्या ये कंसेप्ट क्लियर? यस सर। डायनामिक क्वेरी। यस सर। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है URL, यहाँ पे जाके आप SOQL SOSL को और अच्छे से पढ़ सकते हो, SOQL SOSL को पढ़ सकते हो, या वो नहीं भी करना है तो मेरे पास एक PDF फाइल है, ठीक है, इसका थ्योरी का, ये नहीं, और एक ये है SOQL SOSL। तो ये PDF फाइल में बहुत अच्छे से SOQL और SOSL के बारे में दिया गया है, बहुत अच्छे से डिटेल में। अगर सही में किसी को अपना करियर बनाना है सेल्सफोर्स में तो इसको एक बार तो भी क्या करो, देखो, ठीक है, स्टडी करो, बहुत अच्छे से डिटेल में आपका क्या हो जाएगा, SOQL और SOSL स्ट्रांग हो जाएगा बहुत अच्छे से। और भी बाकी की चीजें इसमें दी गई है। तो अभी तो वैसे मेरे को पता है कि आप लोग बिजी रहोगे, बट बिजी जो भी है, बट आप लोग कुछ ना कुछ टाइम निकाल के 125 की है, बट आपने 50 पेज भी पढ़ लिए तो भी बहुत है। तो ये मैं भेजूंगा आज आपको, देखो अगर होता होगा तो इसको रेफर करके। चलो अभी हम लोग क्या करना है, ट्रिगर्स देखते हैं, बट अभी आज हम लोग ट्रिगर नहीं देखेंगे क्योंकि ट्रिगर्स देखने के लिए टाइम लगेगा। और ठीक है, ट्रिगर अभी हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाएंगे जो आज कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज एपेक्स बैच जॉब। ये भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है, व्हाट इज एपेक्स बैच जॉब। एपेक्स बैच जॉब क्या होता है वो आपको बताना था मेरे, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं। एपेक्स बैच जॉब क्या होता है? तो क्या होता है कि जब भी हम लोग सेल्सफोर्स में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ये सारी चीजें करते हैं, ध्यान दो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हम लोग सेल्सफोर्स में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये करते हैं या सिलेक्ट भी करते हैं, तो वहां पे क्या है, एक तो पहले गवर्नेंस लिमिट है। गवर्नेंस लिमिट के कारण हम लोग एक साथ सिर्फ 200-300 कई रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और हम लोग जब सिलेक्ट भी करते हैं तो 200-300 रिकॉर्ड या 2000 रिकॉर्ड तक ही हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि गवर्नेंस लिमिट है। और अगर हम लोग अगर ऐसा करते बैठे तो क्या होगा, एक बार करना पड़ेगा, फिर 2 बार करना पड़ेगा, ऐसे अगर मेरे पास 20-30 हजार लाख डेटा है, क्या करूंगा, एक बार करना पड़ेगा, एक चलाना पड़ेगा, फिर दूसरा चलाना पड़ेगा, तीसरा, ऐसे अपने को कितने बार करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जॉब बना सकते हैं। जॉब क्या होता है, जॉब यानी एक टास्क होता है, और वो टास्क को अपन ये काम दे सकते हैं कि भैया मेरे को ये अपडेट करना है 20,000 रिकॉर्ड, तो वो जॉब हम लोग बनाएंगे। अब जॉब कैसे बनते हैं वो समझो यार, हम लोग ऐसा जॉब बनाएंगे और उसको हमारा टास्क दे देंगे। अब लिमिट के हिसाब से क्या करेगा वो, उसके बैचेस बनाएगा, यानी ये समझो मेरे पास 10,000 अकाउंट्स है, क्या है, 10,000 अकाउंट्स है, ठीक है। अब मेरे को ये 10,000 अकाउंट्स, पूरे अकाउंट्स को क्या करना है, अपडेट करना है। और हर सभी अकाउंट्स के ऊपर क्या लगना है, जो भी अकाउंट है उसके ऊपर लगाना है न्यू 1, ऐसा नाम लगाना है सभी अकाउंट्स के ऊपर। तो मेरे को 10,000 अकाउंट को, जितने भी अकाउंट मेरे सेल्सफोर्स में, अभी मेरे पास समझो 10,000 अकाउंट, सभी अकाउंट्स को निकालना है और उनको अपडेट करना है, और उनके आगे में क्या लगना चाहिए, न्यू 1 ये नाम होना चाहिए। क्या कंसेप्ट रहेगा मेरा, मैं पूरी लिस्ट निकालूंगा और अपडेट बोलूंगा, हो गया क्या?
नहीं, क्यों? क्योंकि है ना वो तो बोलेगा कि मैं एक साथ सिर्फ क्या करूंगा 200 या 300 रिकॉर्ड को ही क्या करूंगा अपडेट करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से आपको अपडेट ऐसा करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक कर सकते हैं जॉब बना सकते हैं। अब ये जॉब को हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेटा देंगे वो कौन से फॉर्मेट में देंगे, बैच फॉर्मेट, यानी टुकड़े टुकड़े करके देंगे। और हर एक बैच में क्या देंगे, 200 से 300 रिकॉर्ड हर बैच में आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये बैच जॉब चलेगा तो इसको 1000 में से 300 300 300 ऐसे डेटा क्या होते रहेंगे, आते रहेंगे, और उसको क्या करते रहेगा, अपडेट करता रहेगा। अब ये समझो कि इसका फायदा क्या है। तो मेरे को बार बार वो कोड देने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार इसको रिकॉर्ड दे दूंगा, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसको गवर्नेंस लिमिट के थ्रू क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अपने को करने की जरूरत नहीं है, उसको गवर्नेंस लिमिट पता है, तो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। और आप जो भी बोलोगे इंसर्ट अपडेट डिलीट वो कर देगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये चलता है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस का मतलब क्या है, किसी को तो भी बताएगा असिंक्रोनस क्या होता है, वर्ड असिंक्रोनस। सिंक्रोनाइज नहीं होगा मतलब ये सेव नहीं होगा सर। नहीं, और कोई, रैंडम फॉर्म में आएगा डाटा, हम्म, रैंडम फॉर्म में, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं रहेगा वो। नहीं, असिंक्रोनस का मतलब होता है कि ये जो चीज चलेगी ये बैकएंड में चलेगी, यानी पीछे में चलेगी, यानी फ्रंट एंड पे आप और भी दूसरा काम कर सकते हो, इसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है आपको, सेम टाइम पे सर। सेम टाइम पे। यानी जॉब जो रहते हैं वो बैकएंड में चलते हैं, यानी फ्रंट एंड पे आपको जो काम करना है वो करो, बैकएंड में वो क्या करेगा, हजार हजार को क्या कर देगा, डेटा लेके उसको क्या करेगा, अपडेट करते रहते रहेगा। तो ये जो जॉब बनाने का काम है, इससे अपना दोनों काम हो जाते हैं। एक तो बैच वाइज उसको डेटा भी जाता है, तो मेरे को गवर्नेंस लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो बैकएंड पे चलेगा, असिंक्रोनस मोड में चलेगा। असिंक्रोनस मोड का मतलब क्या है, मेरे को फ्रंट एंड पे मैं जो भी टास्क करना चाहता हूँ वो करते रहूंगा, बैकएंड पे वो करेगा और फिर खत्म होके वो क्या करेगा, अपने को मैसेज दे देगा। समझा क्या एपेक्स बैच जॉब का काम? हाँ सर। यस सर। तो एपेक्स बैच जॉब का काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, जो आपको क्या करना है, इंसर्ट अपडेट या क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको असिंक्रोनस मोड यानी उसको बैच बना लेंगे उसका, और वो बैच उसको दे देंगे, बैच बना लेंगे और वो बैच उसको दे देंगे। वो बैच भी अपने को नहीं बनाना है, सिर्फ अपने को कोड लिखना है, वो ऑटोमेटिक उसका बैच बनाएगा और बैकएंड में वो डेटा चलते रहेगा। यानी मेरे को फ्रंट एंड पे उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है, बैकएंड पे चलता रहेगा, फ्रंट एंड पे मैं अपना काम करते रहूंगा, ठीक है। सो बैच क्लास इन सेल्सफोर्स इज यूज्ड टू रन लार्ज जॉब। बैच क्लास क्यों बनाते हैं, जब मेरे को बहुत बड़ा जॉब चलाना है, बहुत बड़े रिकॉर्ड्स को क्या करना है, इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है, तब मैं क्या करता हूँ, किसका यूज करता हूँ, बैच का यूज करता हूँ। थिंक थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, यानी मेरे पास लाख 10 लाख रिकॉर्ड है, जो कल जाके मेरे को क्या करना है, इंसर्ट करने, अपडेट करने, डिलीट करने। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बैच क्लास लिख के उसको जॉब में डेटा दे सकता हूँ। दैट वुड एक्सीड नॉर्मल प्रोसेसिंग लिमिट, यानी नॉर्मल में अगर करोगे तो वो प्रोसेसिंग यूनिट तो एक्सीड करेगा ही ना, क्योंकि अपने पास तो गवर्नेंस लिमिट है ना, उसके ऊपर अपन डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट या सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपने पास बैच है। यूजिंग बैच अपेक्स कैन प्रोसीड रिकॉर्ड असिंक्रोनस इन अ बैच। अभी समझा क्या असिंक्रोनस, यानी बैकग्राउंड में चलाएगा, इसलिए नेम इज अपेक्स बैच टू स्टे विद इन अ परफॉर्मेंस लिमिट। यानी हम लोग जो काम करेंगे वो लिमिट के अंदर ही करेंगे, यानी उसमें जो डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट होगा वो कौन से फॉर्मेट में होगा, उसके लिमिट में 200 का रिकॉर्ड मिलेगा, 200 या 300 का जो भी है वही रिकॉर्ड मिलेगा उसको,
ठीक है, तो हम लोग लिमिट में भी चलेंगे और अपने को फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसको टाइम लग रहा नहीं लग रहा, क्योंकि वो बैकग्राउंड में होता रहेगा और उसको कोई जॉब है वो करेगा, अपने को करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड टू प्रोसेस, फॉर एग्जांपल डेटा क्लींजिंग और आर्चिविंग, बैच एपेक्स इज प्रोबेबली योर बेस्ट सोल्यूशन। यानी आपके पास जब मल्टीपल रिकॉर्ड्स है और उसको आपको क्या करना है, फिल्टर करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या कोई डेटा इंसर्ट करना है कहीं से लाया हुआ, तो उसके लिए आपके पास एपेक्स बैच जॉब क्या है, मस्ट है। लेट्स से यू वांट टू प्रोसेस 1 मिलियन रिकॉर्ड, 1 मिलियन यानी 10,000 रिकॉर्ड आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है यूजिंग बैच जॉब। द एग्जीक्यूशन लॉजिक ऑफ बैच क्लास इज कॉल्ड once for each batch of the record you are processing. Each time you invoke a batch class, a job is placed on Apex batch queue and it is executed in discrete transaction. यानी क्या होता है, आप 10,000 रिकॉर्ड उसको दोगे तो 10,000 रिकॉर्ड वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन के लिए क्या होता है, बैच की क्लास को कॉल होता है, हर बार बैच की क्लास कॉल होती है और एक एक बैच में उसको क्या मिलता है, डेटा मिलता है जॉब को। डेटा किसको मिलता है, जॉब को, और फिर वो जॉब क्या करता है, वो चीज एग्जीक्यूट करता है। अगर इसको देखा जाए तो ऐसा होता है, आपके पास क्या रहेगा, बैच 1, फिर क्या रहेगा, बैच 2, बैच 3, ऐसे बैचेस में डेटा आएगा और इनके अंदर क्या रहेगा, डेटा, अकाउंट का डेटा, कॉन्टेक्ट का डेटा, ऐसा डेटा रहेगा। और ये डेटा किसको जाएगा, जॉब और ये जॉब में लिखा रहेगा अपडेट या इंसर्ट या डिलीट। तो लॉजिक लिखा रहेगा जॉब में और उसको डेटा कौन से फॉर्मेट में जाएगा, बैच में। बैच। समझा क्या, यस सर यस ठीक है। सो द एग्जीक्यूशन लॉजिक ऑफ द बैच क्लास इज कॉल्ड वन ऑफ फॉर ईच बैच। हर बैच जब बैच जाएगी तो हर बार क्या होगा, बैच का लॉजिक क्या होता, कॉल होता रहेगा, ठीक है, जितने रिकॉर्ड उस बैच में प्रोसेस करने हैं। ईच टाइम यू इन्वोक अ बैच क्लास, जॉब इज प्लेस्ड इन अपेक्स, और फिर उसके हिसाब से जॉब को क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। एक बैच फिर जॉब, फिर एक बैच फिर जॉब, एक बैच फिर जॉब, हर बार बैच कॉल होगा, हर बार जॉब को क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। एडवांटेज ऑफ यूजिंग बैच एपेक्स, क्या एडवांटेज है बैच का यूज करने से, एवरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट विद अ न्यू सेट ऑफ गवर्नेंस लिमिट, यानी जो भी नया बैच बनेगा तो उसके लिए नया गवर्नेंस लिमिट, यानी हम लोग पुराना डेटा जो स्टोर किया 200 स्टोर किए, तो फिर से 201 स्टोर नहीं होगा, क्या होगा, वो 1 से 200 फिर से स्टोर करेगा। यानी क्या होगा, हर इसमें क्या मिलेगा, नया गवर्नेंस लिमिट मिलेगा, जिससे पुराना गवर्नेंस लिमिट क्या करेगा, स्किप हो जाएगा। इसलिए अपने को वो देखने की जरूरत नहीं है कि कितना रिकॉर्ड जा रहा है करके, वो ऑटोमेटिकली हर एक बैच में उतना ही रिकॉर्ड डालेगा जितना गवर्नेंस लिमिट को लगता है, और दूसरे बैच में एकदम फ्रेश वाला डेटा, एकदम जीरो से स्टार्ट करके। इससे क्या होगा कि गवर्नेंस लिमिट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और अपना डेटा प्रोसेस भी हो जाएगा, मेकिंग इट इजी टू एंश्योर दैट योर कोड से विद इन गवर्नेंस लिमिट, जिससे आपको देखने की जरूरत नहीं कि आपके कोड में ज्यादा तो डेटा नहीं जा रहा, कम तो डेटा नहीं जा रहा, वो अपने को देखने की जरूरत नहीं, वो गवर्नेंस लिमिट के हिसाब से ही क्या करेगा, बैच में डेटा डालेगा और फिर वो डेटा जॉब को देगा। इफ एनी वन बैच फेल टू प्रोसेस सक्सेसफुली, ऑल अदर सक्सेसफुल बैच ट्रांजेक्शन आर एन रोल बैक। और इसमें वैसा नहीं है इंसर्ट जैसा, डीएमएल जैसा, एक रिकॉर्ड गलत हुआ तो सब कुछ रोल बैक। अगर एक बैच फेल भी हो गया तो भी बाकी के बैच अगर सक्सेसफुल हुए तो वो इंसर्ट हो जाएंगे, वो रोल बैक नहीं होंगे। है क्या क्लियर? यस यस तो दो चीज है फायदा, क्या है, अपना डेटा गवर्नेंस लिमिट के हिसाब से ही क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा या जॉब को देगा। और यहाँ पे अगर एक बैच में प्रॉब्लम आ भी गया तो भी बाकी का डेटा क्या होगा, डेटाबेस में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, आपको वो बैच का एरर जो है वापस मिलेगा। सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, टू राइट द Apex batch class you must implement database.batchable interface। चलो बताओ इंटरफेस क्या होता है।
collection of methods, collection of pages. Collection of what is interface? इंटरफेस सब बॉडी प्रोवाइड करता है, लॉजिक नहीं रहता। बॉडी किसकी बॉडी? मेरी, तुम्हारी? ऐसा कुछ ऐसा क्लास बॉडी किसकी? फिर इंटरफेस में मेथड्स रहते क्लास की और लॉजिक। वेरी गुड, वेरी गुड, यही एक्सपेक्टेशन था आप लोगों से। इंटरफेस ऐसा एंटिटी है जिसमें सर क्लास के सभी मेथड एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे। और फिर ढांचा रहेगा सर वो। ढांचा किसका? मेरा, तुम्हारा? ऐसे ही बताऊंगी इंटरव्यू में क्या रहेगा। सर इंटरफेस एक कीवर्ड है। हाँ, कीवर्ड है तो क्या करो? आचार डालो उसका। मेथड्स इंटरफेस इज एंटिटी सर जिसमें सर हर मेथड को ओवरराइड करना। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अपने पर पे कुल्हाड़ी। एब्स्ट्रैक्ट रहेगा सर उसमें। मैंने पहले ही बता था कि मैंने ये वर्ड आपको पहले बता था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ही आपको आपका करियर बना सकता है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ही आपका करियर बर्बाद कर सकता है। अगर आपको बर्बादी करना है, अपना पैसा बर्बाद और आपका करियर बर्बाद, तो अभी जैसा बोल रहे थे वैसा बोल देना वहां पे, ठीक है? वैसे ही बर्बाद हो जाओगे। मैंने पहले ही बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट, ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। वो दिख रहा है आपके बोलने से, सबके बोलने से वो दिख रहा है मेरे को, ठीक है? तो अभी भी आप सुधरो नहीं तो आगे में आपको ही झटके लगेंगे। मैं क्या करूंगा उसके लिए? मैं आपको इंटरव्यू तक लेके जाऊंगा, वहां पे वो इंटरफेस फिर से पूछेगा क्या करोगे, और देखो इंटरफेस दिख ही रहा है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं ना? अनइम्प्लीमेंट मेथड्स। ठीक है, तो आप अभी ये समझो कि आप इंटरफेस का डेफिनेशन बताओ नहीं बताओ, उससे इंटरव्यू को कुछ लेना देना ही नहीं। वो आपको एग्जैक्ट पूछेगा कि इंटरफेस होता क्या है। सो इंटरफेस इज एन एंटिटी इन विच ऑल द मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट। सिंपल कंसेप्ट है, इंटरफेस इज एन एंटिटी इन विच ऑल द मेथड आर एब्स्ट्रैक्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय क्लास। उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और इम्प्लीमेंट करने वाले को सभी के सभी मेथड ओवरराइड, एंड द इम्प्लीमेंटेशन हैज टू बी डन बाय द क्लास, मींस द क्लास हैज टू ओवरराइड ऑल द मेथड्स। करके दिखाया है, सब कुछ प्रोग्राम्स किए हम लोगों ने। अब इस तो हुआ है 15-20 दिन पहले, ठीक है? सो अभी भी नहीं सुधरोगे तो ठीक है, देखो तुम लोग देखो मैं क्या बोलूं। सो यहाँ पे क्या बोला गया है? एपेक्स बैच को अगर आपको बनाना है, एपेक्स बैच नाम का अगर क्लास आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको बैचेबल, डेटाबेस नाम का एक इंटरफेस है, डेटाबेस नाम का एक क्लास है, उसके अंदर एक बैचेबल नाम का इंटरफेस है। तो वो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ये इंटरफेस को जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो उसके अंदर 3 मेथड है, स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। तो आपको पता है, अगर आप इंटरफेस को क्या करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो उसके अंदर के सभी मेथड आपको क्या करना पड़ेंगे? ओवरराइड करने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो अभी अगर किसी को क्वेश्चन मार्क है कि ये क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, ये इंटरफेस क्या बोल रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो सर फोड़ो और कुछ मत करो, ठीक है? क्यों? क्योंकि इंटरफेस अपन ने बहुत ज्यादा टाइम लेके इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं, और हर इस पे एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा इंटरफेस क्या होता है, ठीक है? तो अभी मैं यही बोल रहा हूं कि ये एक इंटरफेस है, कौन सा? डेटाबेस डॉट बैचेबल, और इसके अंदर 3 मेथड है। यानी जब भी आप कोई भी क्लास लिखोगे बैचेबल वाली, तो आपको ये इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है, और इसके अंदर के तीनों मेथड को क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा। और ये तीनों मेथड कौन कौन सी है? स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। तो आपको कोई भी बैचेबल क्लास है, कोई भी बैचेबल क्लास रो, उसमें ये तीनों मेथड क्या होंगे? दिखाई देंगे। तो चलो देखते हैं ये स्टार्ट मेथड का क्या काम है, ये क्या करता है। स्टार्ट मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द एपेक्स जॉब। तो ये जो अपन जब बनाएंगे क्लास, तो जैसे अपन ये क्लास को कॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जैसे अपन क्लास कॉल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? स्टार्ट नाम की मेथड क्या हो जाती है? कॉल
हो जाती। अपने को ये जो तीनों मेथड है इनको किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं ये लोग। बट सबसे पहली मेथड कौन सी कॉल होगी? सबसे पहले मेथड कौन सी कॉल होगी? स्टार्ट। दिस मेथड विल कलेक्ट द रिकॉर्ड और ऑब्जेक्ट ऑन विच ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म। दिस रिकॉर्ड आर डिवाइडेड इनटू सबटास्क एंड दोस एंड पास टू द एग्जीक्यूट मेथड। तो सबसे मेन समझ लो, सबसे मेन काम स्टार्ट मेथड का है। स्टार्ट मेथड का काम है कि वो जो जॉब है उसको डेटा प्रोवाइड करना। तो ये जो डेटा प्रोवाइड करने का काम है बैचेस में, ये कौन करता है? स्टार्ट मेथड। तो जो भी डेटा आपको क्या करना है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी कुछ करना है, वो डेटा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? स्टार्ट मेथड। यानी स्टार्ट मेथड के अंदर आपको ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा जो आपको क्या करेगा? डेटा प्रोवाइड करेगा। कौन सा डेटा? अकाउंट का डेटा, कॉन्टैक्ट का जो भी डेटा है। तो वो जो डेटा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? कौन करता है? स्टार्ट मेथड। और वो कौन से फॉर्मेट में करेगा? बैच फॉर्मेट में डेटा क्या करेगा? आगे वाले को भेजेगा। यूज्ड टू कलेक्ट रिकॉर्ड और ऑब्जेक्ट टू बी पास टू अ इंटरफेस मेथड एग्जीक्यूट। यानी ये क्या करता? स्टार्ट मेथड डेटा कलेक्ट करता और वो किसको पास करता? एग्जीक्यूट नाम के मेथड को। और फिर एग्जीक्यूट क्या करता? अपडेट, डिलीट, इंसर्ट जो भी करना है वो करता। समझा क्या? सीक्वेंस समझ में आ रहा क्या? स्टार्ट मेथड के पास क्या रहेगा? डेटा रहेगा और वो डेटा क्या करेगा? कलेक्ट करेगा स्टार्ट मेथड। और फिर वो कलेक्ट करने के बाद किसको देगा? वो किसको देगा? एग्जीक्यूट नाम के मेथड को, जो कि एग्जीक्यूट नाम की मेथड क्या करेगी? उसको एग्जीक्यूट करेगी। यानी अगर अपन इसको देखा जाए तो ये जो पार्ट है डेटा कलेक्ट करने का, ये पार्ट कौन करेगा? स्टार्ट मेथड। और ये जो जॉब है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का, ये काम कौन करेगा? एग्जीक्यूट मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द एपेक्स जॉब। एक बार ही कॉल होती है, यानी पूरा डेटा एक बार ही कलेक्ट हो जाता है एपेक्स जॉब। एंड रिटर्न आइदर अ डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर ऑब्जेक्ट और अ इटरेटेबल दैट कंटेन रिकॉर्ड्स और ऑब्जेक्ट पास टू द जॉब। तो ये क्या करता है? ये जो मेथड है ये आपको रिटर्न क्या करेगा? डेटा कौन से फॉर्मेट पे रिटर्न करता है? डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। यानी जो भी आपको डेटा पास होगा एग्जीक्यूट नाम के मेथड को, वो कौन से फॉर्मेट में पास होगा? डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। ठीक है, या ठीक है इटरेटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इटरेटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? आपने देखा अरे लिस्ट, कलेक्शन, इटरेटर है। इटरेटर रहता है। क्या करता है इटरेटर? क्या करता है? क्या करता है इटरेटर? डेटा कलेक्ट करता है। एक एक डेटा अपन क्या कर सकते हैं? लूप में पेज कर सकते हैं। पेज कर सकते हैं। ठीक है, आप डेटा कलेक्ट करोगे और फिर एक एक डेटा क्या करेंगे हम लोग? क्या करते हैं? फेच करेंगे। ठीक है, फेच करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इटरेटेबल क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट। तो आपको ठीक है दो चीजें वापस मिलेगी, यानी आपको ऑब्जेक्ट दो फॉर्मेट में, यानी आपका जो डेटा है वो दो फॉर्मेट में वापस मिलेगा। एक तो क्वेरी लोकेटर या इटरेटर, ये दो फॉर्मेट में आपको डेटा वापस मिल सकता है। आपकी मर्जी किसमें कलेक्ट करना है। समझा क्या? यानी स्टार्ट नाम की मेथड जब भी डेटा कलेक्ट करेगी, स्टार्ट नाम की यार ये लोग म्यूट पे जाओ। स्टार्ट नाम की मेथड जब भी डेटा क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। तो कलेक्ट होने के बाद वो एग्जीक्यूट नाम के मेथड को डेटा कौन से फॉर्मेट में देगी? डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर या इटरेटर नाम के कॉन्सेप्ट में। अब ये समझते हैं इटरेटर और क्वेरी लोकेटर में क्या फर्क है? इटरेटेबल या क्वेरी लोकेटर में फर्क क्या है? हम लोग किस में डेटा कलेक्ट करेंगे? Most of the time query locator does a trick with a simple SQL query to generate a scope of the object in a batch job. But if you need to do something crazy like loop through a result of API call or pre-processing record before being passed to the execute method, you must want to check the custom iterator link for a resource section. तो बोला क्या गया है? Most of the time हम लोग क्या करते हैं? क्वेरी लोकेटर का ही क्या करते हैं? यूज करते हैं और क्वेरी लोकेटर ही अपने को डेटा लेके देती है। बट अगर आपको आपका जो डेटा आया है किसमें?
आपके पास क्या है, डेटा आया है डेटाबेस किसमें, जो आपको स्टार्ट मेथड ने दिया है। अगर वो डेटा जो आया है आपके पास, वो डेटा को अभी अपने को क्या करना है, फिर से फिल्टर करना है, फिर से फिल्टर करना है उसमें, यानी उसमें और कोई लॉजिक लगाना है। यानी देखो मेरे पास क्या है, एक एक बंच आ रहा है, अब वो बंच में जो भी डेटा आ रहा है तो उसके क्या करना है, टाइटल में मिस्टर देना है हर एक के, यानी बाद में जाके तो उसको अपडेट करना ही चाहिए, बट उसके डेटा में क्या करना है, थोड़े चेंजेस भी मारने हैं, जो भी डेटा आ रहा है फिल्टर करना है या क्लीन करना है वो डेटा को। या अपन बोल सकते हैं कि ये जो डेटा आया ना, इसमें से सिर्फ फाइनेंस वाला डेटा ही एग्जीक्यूट को जाना चाहिए, बाकी वाला डेटा नहीं जाना है। यानी मैं क्या कर रहा हूं, उसमें फिल्टर कर रहा हूं। जो मेरे को स्टार्ट ने डेटा दिया, अगर मेरे को उसको क्या करना है, उसमें से भी फिल्टर करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, इटरेटर का यूज करके एक एक डेटा निकालूंगा, फिर उसमें लॉजिक लगाऊंगा कि फिल्टर फाइनेंस वाला ही डेटा है वही आगे बढ़े, बाकी का डेटा वहीं पे रुक जाए। तो तुमको अगर डायरेक्ट डेटा देना है उसको, तो किसका यूज करोगे, क्वेरी लोकेटर। बट तुमको अगर वो जो डेटा है बैचेस में आ रहा है स्टार्ट मेथड से, उसमें फिर से कोई चेकिंग करके बाद में डेटा पास करना है, चेक करना है। यहाँ पे बोला गया है यू माइट टू वांट टू चेक आउट, यानी आपको क्या करना है, क्रेजी लूप थ्रू रिजल्ट ऑफ एपीआई कॉल और प्री प्रोसेस रिकॉर्ड बिफोर पास टू द एग्जीक्यूट मेथड, यानी उसको प्रोसेस करना है फिर से, प्री प्रोसेस समझ रहा है ना, यानी कुछ कंडीशन लगा के चेंज करना है, या कोई कंडीशन वाला ही डेटा आगे भेजना है, नहीं तो बाकी के कंडीशन वाला डेटा आगे नहीं जाना चाहिए। तो आप किसका यूज करोगे, इटरेटेबल का यूज करोगे। समझा क्या? यस सर। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे बैचेस जा रहे अकाउंट के, किसको, जॉब को, ये जॉब को क्या जा रहे, ये बैचेस जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा अपन क्रम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये समझो ऐसा क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है इसको, जॉब को, ये बैच फॉर्मेट में डेटा जा रहा है जॉब को। बट ये जॉब को डेटा जाने के पहले मेरे को क्या करना है, डेटा जा रहा है उसमें क्या करना है, कंडीशन सिर्फ, ठीक है, कंडीशन लगानी है कि फाइनेंस वाला ही क्या होना चाहिए, डेटा अंदर जाना चाहिए। कंडीशन क्या है, फाइनेंस वाला ही डेटा जॉब को जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको किस में ले लूंगा, फॉर लूप में, यानी इसको क्या करूंगा, जो भी डेटा है वो किस में ले लूंगा अपन, इसमें इटरेटेबल में ले लेंगे। अगर मेरे को कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट डेटा इसको पास करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको किस में लूंगा, क्या, यानी जो डेटा आ रहा है उसमें भी कोई कंडीशन लगानी, तो इटरेटेबल का यूज करो। अगर डायरेक्ट डेटा देना है, जो डेटा से आपको स्टार्ट मेथड ने भेजा है, तो आप किसका यूज करोगे, क्वेरी लोकेटर। पूछा जाता है ये सवाल, समझा क्या? और इटरेटेबल में डेटा कैसे डालना वो आपको पता है, अरे लिस्ट में जैसे डाला था आपने, कलेक्शन डॉट इटरेटेबल, इटरेटेबल का ऑब्जेक्ट आता है, फिर व्हाइल इटरेटर डॉट नेक्स्ट, और एक एक डेटा जो निकलता है वो डेटा निकालो, फिर उसमें चेकिंग करो और भेजो। अब अगर ये किसी को भी ये वियर्ड लग रहा होगा कि ये क्या बक रहा है, तो जाके कलेक्शन पढ़ो, और क्या बोलूं, ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। क्वेरी लोकेटर का फायदा क्या है, क्वेरी लोकेटर लगाने का फायदा क्या है, क्वेरी लोकेटर ऑब्जेक्ट the governance limit of the total number of record retrieved by SQL query is bypassed and you can query up to 50 million records, यानी 50,000 रिकॉर्ड आपके पास एक साथ आ सकते हैं अगर आपने किसका यूज किया, क्वेरी लोकेटर। क्योंकि क्वेरी लोकेटर क्या करता है, बाईपास कर देता है किसको, गवर्नेंस लिमिट को। यानी क्वेरी लोकेटर के थ्रू सिलेक्ट में अगर अपने डेटा लिया, तो देखो सिलेक्ट में भी डेटा लेने का एक लिमिट रहता है, सिलेक्ट में भी अपन 2000 तक का ही डेटा ले सकते हैं, उसके ऊपर डेटा नहीं ले सकते सिलेक्ट में। यानी एक साथ सिलेक्ट क्या करता, पहले एक साथ डेटा लेता, फिर उसको बैच में डिवाइड करता ना, तो एक साथ डेटा लेने का भी लिमिट है, तो वो लिमिट क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा अगर मैं किसमें डेटा लेता हूँ, क्वेरी लोकेटर। ठीक है। यानी क्वेरी लोकेटर मेरे को ज्यादा डेटा कलेक्ट करने को दे सकता है,
50,000। अगर आपने इटरेटेबल का यूज किया तो गवर्नेंस लिमिट जो है वो लगेगी, यानी इटरेटेबल आपको गवर्नेंस लिमिट के हिसाब से ही डेटा देगा। बट अगर आपने क्वेरी लोकेटर लगाया तो आपके पास ज्यादा डेटा आपके स्टार्ट मेथड से आपके एग्जीक्यूट मेथड को जाएगा। समझा क्या? यस सर। यानी अगर ये कंसेप्ट आया तो अगर क्वेरी लोकेटर है तो बैच 1 बैच 2 बैच 3 का पूरा डेटा क्वेरी लोकेटर में आ जाएगा। जबकि अगर आपने इटरेटेबल लगाया तो वो क्या बोलेगा, गवर्नेंस लिमिट के हिसाब से मैं पहले इसमें सिर्फ बैच 1 और बैच 2 डाल दूंगा, बाद में फिर दूसरे इसमें बैच 3 डालूंगा, ऐसा हो जाएगा। है क्या क्लियर कंसेप्ट? यस सर। यस सर। दोनों का कंसेप्ट समझा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो दोनों समझा क्या? क्वेरी Yes, लोकेटर sir. और इटरेटेबल का क्या कंसेप्ट है Yes, sir. और कब कौन सा Yes, यूज sir. करना है। यस सर। यस सर। फिर एग्जीक्यूट मेथड। अब एग्जीक्यूट मेथड क्या करती है? तो एग्जीक्यूट मेथड परफॉर्म एन ऑपरेशन विच वी वांट टू परफॉर्म ऑन अ रिकॉर्ड फेच फ्रॉम स्टार्ट मेथड। यानी एग्जीक्यूट में हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल लॉजिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्चुअल लॉजिक, जो मेरे को क्या करना है वो रिकॉर्ड के ऊपर परफॉर्म करना है। जैसे मेरे पास रिकॉर्ड आ गए स्टार्ट मेथड से, अब मेरे को इंसर्ट करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट मेथड के एग्जीक्यूट करना। ठीक है। परफॉर्म द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ ईच चंक और बैच ऑफ डेटा प्रोसेस टू द मेथड। तो ये क्या करता है, इसको बैच वाइज डेटा आता है, क्वेरी लोकेटर है इटरेटेबल, इसको बैच वाइज डेटा देगा, तो वो डेटा के ऊपर ये प्रोसेसिंग करता है। द डिफॉल्ट बैच साइज इज 200 रिकॉर्ड, यानी डिफॉल्ट क्या है, 200 है डिफॉल्ट, उससे ज्यादा भी अपन कर सकते हैं। क्लियर है क्या? उसकी डिफॉल्ट साइज कितनी है, 200। 200 के ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं, मैटर नहीं करता। अब वो गवर्नेंस लिमिट के हिसाब से क्वेरी लोकेटर में कैसा आता है उसके हिसाब से डिफॉल्ट साइज क्या है उसकी 200, बट 200 के ऊपर में भी डाल सकते हैं। यानी अगर मैंने साइज नहीं दी तो वो कितने डेटा को प्रोसेस करेगा एक टाइम पे, 200 को प्रोसेस बैच के हिसाब से। हाँ, बट मैं ज्यादा भी दे सकता हूँ, मैं 400 भी बोल सकता, 500 भी बोल सकता, मेरी मर्जी। बैचेस ऑफ रिकॉर्ड आर नॉट गारंटीड टू एग्जीक्यूट इन ऑर्डर, दे आर रिसीव इन द स्टार्ट में। यानी ऐसा नहीं क्या पहला बैच आया तो वो पहले ही कोई प्रोसेस करेगा, ऑर्डर में प्रोसेस नहीं करता, उसको जैसे रहता है एट रैंडम प्रोसेस करता है। तो ऐसा नहीं होता कि बैच 1 आया, बैच 2 आया और बैच 3 आया तो पहले बैच 1 आएगा फिर बैच 2 फिर बैच 3, ऐसा नहीं। वो क्या करेगा, पहले जो भी उसको फास्टर प्रोसेसिंग को मिलता है वो डेटा वो प्रोसेस करता है, यानी असिंक्रोनस मोड में आता है और उसको जो बैच लगता है वो प्रोसेस होता है। सिंगल यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। This method takes the following reference of database.batchable context। ये लोग जो इनपुट लेते हैं, यानी जो स्टार्ट मेथड से, स्टार्ट मेथड जो है उससे जो डेटा लेने का काम है, स्टार्ट मेथड से डेटा लेने का काम ये किसके थ्रू करते हैं, database.batchable context। किसके थ्रू करते हैं, database.batchable context। ठीक है। तो इनके पास जो डेटा आएगा वो कौन से फॉर्मेट में आएगा, database.batchable context में आएगा। लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट such as list of s object or list of parameter type if you are using a database.query locator। तो वो जो डेटा आपको इनपुट में भेजता है वो कौन से फॉर्मेट में भेजता, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट। लिस्ट आएंगी ना, स्टार्ट मेथड आपको क्या करेगा, लिस्ट देगा, ठीक है। तो ये लिस्ट में पूरा का पूरा क्या आता है, डेटा आता है। बट अगर आपने क्वेरी लोकेटर लगाया तो 50,000 तक का डेटा वो लिस्ट में क्या कर सकता है, आपको लाके दे सकता। समझा क्या? यस सर। फिनिश मेथड एग्जीक्यूट आफ्टर ऑल द बैचेस आर प्रोसेस्ड। यानी फिनिश सबसे लास्ट में क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। फिनिश मेथड का बहुत ज्यादा काम नहीं है, फिनिश मेथड सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होती है। और ये मेथड किसके लिए होती है कि चलो बैच वगैरह बन गए, अब मेरे को क्या करना है, वो मैनेजर को ईमेल भेजना है कि भैया बैच होके खत्म हो चुका है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, फिनिश मेथड का यूज कर सकते हैं। फिनिश मेथड सबसे लास्ट में कॉल होती है
इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं लिखा जाता है, बट अगर आपको जॉब खत्म हो गए तो उसके बाद क्या करना है, क्या करना है, किसी को मेल भेजना है या मैसेज भेजना है, तो वो फिनिश मेथड में कर सकते हो। तीनों मेथड समझी क्या? हाँ सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट मेथड से डेटा आएगा, एग्जीक्यूट मेथड उसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिनिश मेथड में आप फिनिश होने के बाद जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये क्लास ऐसी दिखती है, दिख रहा क्या? क्लास ग्लोबल रखो क्योंकि बाहर से भी इसको एक्सेस होना चाहिए। इंप्लीमेंट्स क्या बोलता है? डेटाबेस डॉट बैचेबल, और इसका रिटर्न टाइप क्या रहता है? एस ऑब्जेक्ट। Yes, subject. रिटर्न टाइप यानी उसमें एस ऑब्जेक्ट यानी कोई भी आपको किसके लिए बना रहे हो उसके हिसाब से। अगर अकाउंट के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे क्या रहेगा? अकाउंट। अगर कॉन्टेक्ट के लिए बना रहे हो तो क्या रहेगा? कॉन्टेक्ट। Contact. ठीक है। ग्लोबल क्लास, क्लास का नाम, इंप्लीमेंट डेटाबेस डॉट बैचेबल, और उसमें ऑब्जेक्ट का नाम। क्लियर है? यस सर। अब Yes, इसके sir. अंदर फिर आपको Yes, sir. तीनों मेथड लिखने पड़ेंगे, स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। ये तीनों में डेटाबेस डॉट बैचेबल का क्लास जाता है, बैचेबल कॉन्टेक्स्ट का क्लास जाता है। डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट तीनों में जाता है क्योंकि बैच बना रहे इसलिए। तो तीनों क्लास में जो इनपुट रहेगा वो क्या रहेगा? डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अब ये देखो, इसका रिटर्न टाइप देखो क्या है? डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर या Relocate. इटरेटेबल Iterable. ऑब्जेक्ट, जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो आप रिटर्न क्या कर सकते हो? दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर या इटरेटेबल का ऑब्जेक्ट। समझा क्या? एग्जीक्यूट और वॉइड, फिनिश मेथड वॉइड है, वो कुछ रिटर्न नहीं करती क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करती है, यानी एक्शन लिखती है। डेटा पास करने का नाम स्टार्ट का है, और स्टार्ट कौन से फॉर्मेट में पास करता है? डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर या इटरेटेबल का। Or iterable. है क्या? क्लियर है? हाँ सर। हाँ, sir. Yes. Yes, sir. चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, Yes, एक sir. कोड लिख के देखते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अपने अकाउंट्स है वो पूरे अकाउंट की लिस्ट लेते हैं, पूरे अकाउंट ले लेते हैं स्टार्ट मेथड में, और फिर वो पूरे अकाउंट किसको देते हैं? एग्जीक्यूट को देते हैं, और उसको बोलते हैं उसको अपडेट करवा दे, यानी सभी अकाउंट्स के आगे में न्यू वन लिख के दे दे, यानी सभी अकाउंट्स को क्या करना है मेरे को? अपडेट। मेरे पास जितने भी अकाउंट्स हो, 1000, 10,000, 20,000, जितने भी अकाउंट्स हो, मेरे को सभी अकाउंट्स स्टार्ट मेथड में कॉल करने हैं। वो स्टार्ट मेथड वो अकाउंट्स किसको दे देगा? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट को देगा, और फिर वो अकाउंट को क्या करना है? वो एग्जीक्यूट देखेगा। मेरे को अकाउंट एग्जीक्यूट मेथड में जितने भी अकाउंट्स में उसको दे रहा हूँ उन सबको क्या करना है? अपडेट करके उसमें एक आगे में न्यू वन लगाना है। समझा क्या क्या करना है अपने को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो करके देखना। तो मैंने ऑलरेडी एक क्लास लिखी, क्लास लिखना पड़ेगा आपको, क्लास बैच एपेक्स एग्जाम्पल। दिख रही है क्लास सभी को? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इंप्लीमेंट क्या बोला मैंने? डेटाबेस डॉट बैचेबल, Batch. और उसके अंदर रहता है एस ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आप बोल रहे हो जिसके ऊपर आप इंसर्ट अपडेट डिलीट, एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। अकाउंट यानी अकाउंट, कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टैक्ट। आप डायरेक्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो या एस ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। अब आप जैसे ही इंप्लीमेंट बोलोगे आपको एरर आएगा, क्योंकि आपके इसमें ये तीनों मेथड होना क्या है? जरूरी Sir. है ना? क्यों क्यों जरूरी है तीनों मेथड होना? तीनों मेथड होना क्यों जरूरी है? Implement कर. क्योंकि अपने पास क्या है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस है। इंटरफेस में जितने भी मेथड रहेंगे आगे वाले को क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड Override करना पड़ेगा। पड़ेगा. अभी अपन आगे वाले हैं, यूजर है जो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो अपने को पूरे के पूरे मेथड क्या करने पड़ेंगे? इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। कॉल करने पड़ेंगे। तो ये देखो, स्टार्ट नाम की मेथड जैसे वहां पे लिखी थी वैसी मेथड का ढांचा वही है, बट अभी मैं वापस किस में ले रहा हूँ? डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। आप चाहो तो इटरेटेबल के भी फॉर्मेट में उसको डेटा वापस ले सकते हैं, ऐसे फॉर्मेट में, इटरेटेबल एस ऑब्जेक्ट। समझा क्या?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब आप क्या करोगे, क्वेरी लगाओ। अभी आपको पूरा डेटा चाहिए ना, तो मैंने क्वेरी लगाया आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट, क्योंकि नेम को ही अपडेट करना था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही फील्ड निकाले, आईडी एंड नेम। आप अगर बाकी के फील्ड भी निकालना चाहते हो जिसको आपको अपडेट करना है तो वो भी फील्ड आप निकाल सकते हो। तो मैंने क्वेरी की, और क्वेरी किसको दी, डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर क्या करेगा, गवर्नेंस लिमिट निकाल देगा और 50,000 तक का रिकॉर्ड वो क्या करता है, स्टोर करके एग्जीक्यूट नाम के मेथड को दे सकता है। समझा क्या? Yes, sir. तो ये देखो सिंपल क्वेरी लिखी, वो क्वेरी किसको दे दी मैंने, डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। वो एग्जीक्यूट करेगा और किसको वापस करेगा, वो एग्जीक्यूट नाम के मेथड को डेटा वापस कर देगा। तो Execute अपने को स्टार्ट मेथड में कुछ नहीं करना है, क्वेरी करना है, और क्वेरी वो डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर को दे देना है। वो क्वेरी करके डेटा कलेक्ट करेगा और एग्जीक्यूट नाम के मेथड को दे देगा, अपने को कुछ नहीं करना। समझा क्या यहाँ तक? Yes, sir. स्टार्ट मेथड। अब एग्जीक्यूट में क्या होगा, ये जो लिस्ट है इसमें क्या आएगी, डेटा आएगा ना। तो अभी किसका डेटा आपने फेच किया है, अकाउंट का, तो लिस्ट किसकी आएगी, Account. हाँ। अब लिस्ट आई अकाउंट की, अब उसमें से एक एक अकाउंट निकालो, आपको जो भी करना है। जैसे मेरे को उसके आगे में क्या लगाना है, न्यू 1, ये नाम लगाना है। जो भी अकाउंट आ रहे हैं उनके नाम के आगे में क्या लगाना है मेरे को, न्यू 1। तो मैंने क्या की, वो लिस्ट में से एक एक अकाउंट निकाले और उसके नेम के आगे में क्या लगा दिया, न्यू 1, और उसको अकाउंट के नेम में स्टोर कर दिया। दिख रहा क्या, ये Yes. समझ में आ रहा क्या? हाँ, सर। देखो एग्जीक्यूट नाम Yes. के मेथड में आपको इनपुट आएगा लिस्ट, जो कि स्टार्ट से आपके पास आ रहा है। समझ में आ रहा क्या? स्टार्ट में जो भी रिकॉर्ड आ रहा है वो रिकॉर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ लिस्ट आपके पास एग्जीक्यूट नाम के मेथड में आ जाएगा। अब वो लिस्ट अकाउंट की एक ही ऑब्जेक्ट की रहेगी, तो वही ऑब्जेक्ट डालो। अब आपको पता है लिस्ट में से एक एक रिकॉर्ड निकालना, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, For loop, sir. एक एक अकाउंट निकालो, फिर वो अकाउंट में क्या करना है, वो अकाउंट को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आपको Update पता है करना। फॉर लूप के अंदर अपन कभी भी अपडेट नहीं करते, सिर्फ डेटा चेंज करते हैं। तो मैंने ये फॉर लूप के अंदर डेटा को चेंज किया, और फिर वो जो अकाउंट आया, वो जो भी अकाउंट में डेटा चेंज होगा वो सिर्फ मैंने क्या बोल दिया, एसीसी लिस्ट। तो ये एसीसी लिस्ट में जो भी अकाउंट है उसमें से एक अकाउंट निकालेगा, उसके आगे में न्यू 1 आएगा, फिर वो अकाउंट के ऑब्जेक्ट में फिर से चला जाएगा, और अकाउंट की लिस्ट में वो अपडेट होता रहेगा। और अकाउंट की लिस्ट में अपडेट होने के बाद डायरेक्टली मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, डीएमएल स्टेटमेंट लगा रहा हूँ अकाउंट लिस्ट। और अगर कोई एरर आया तो डिबग में एरर आना चाहिए, इसलिए ट्राई कैच के अंदर लिखा इसको। दिख रहा क्या, ये समझा क्या कोड? हाँ सर। हाँ, सर. Sir. क्या कर रहे हैं हम लोग एग्जीक्यूट मेथड में, स्टेप Logic. बाय स्टेप अकाउंट Execute ले रहे हैं और में फिर उसको Step by अपडेट logic कर लिख रहे रहे हैं, अकाउंट में से एक एक अकाउंट निकाल के उसको अपडेट करना है। समझा क्या? यस सर। Yes. तो एक एक अकाउंट की लिस्ट में से एक एक अकाउंट निकाला, उसको जो भी मेरे को चेंजेस करने थे वो किए, फिर से अकाउंट के नेम में वो डेटा डाल दिया, यानी अकाउंट के लिस्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ठीक है, उसके बाद ट्राई कैच में लिख के वो अकाउंट की लिस्ट को मैं अपडेट, तो वो पूरी की पूरी लिस्ट बैच फॉर्मेट में उसको डेटा जाएगा और वो उसको क्या करेगा, अपडेट कर देगा। क्लियर है क्या ये? हाँ, सर. Yes. फिनिश मेथड में अगर आपको कुछ लिखना नहीं तो जरूरत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो फिनिश मेथड। तो ये समझा क्या? Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, ये क्लियर है, ये हो गया। ये कोड समझा क्या, पहले ये समझ लो, स्टार्ट एग्जीक्यूट नाम की मेथड क्या कैसे रिटर्न कर रही है। क्या किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे, एग्जीक्यूट नाम की मेथड क्या करती है, स्टार्ट नाम की मेथड क्या करती है, स्टार्ट नाम की मेथड क्या रिटर्न करती है, एग्जीक्यूट नाम की मेथड को कैसे डेटा मिलता है क्या क्लियर? हाँ, sir. सभी Yes, sir. को
Yes. आगे चलना है। अब इसको Yes, टेस्ट sir. करते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? एनोमरस विंडोज में जाओ। ठीक है, अब एनोमरस विंडोज में आप क्या करो, वहां पे आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। जो आपने क्लास बनाया ना, उसका क्या करो, ऑब्जेक्ट बना लो। क्या है आपके क्लास का नाम, क्या है? बस कुछ नहीं करना। आपके क्लास का नाम क्या है? बैच एपेक्स। Apex example. तो इसका नाम दे दो बैच एपेक्स एग्जाम्पल। इसको नाम दे दो माय जॉब 1, ऐसा कुछ नाम दे दिए। इसको नाम दे दो बैच एपेक्स एग्जाम्पल। और फिर इसको किसको देना पड़ेगा आपको? डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट को। किसको? डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट। क्या नाम देंगे? माय जॉब 1। और वो आपको वापस क्या करता है? बैच आईडी, यानी जो भी बैच ये प्रोसेस हो रहा है उसकी क्या करता, वो आईडी क्या करता, आपको वापस देता है। ठीक है, वो आपको क्या करता है? वापस देता है। क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. बस ये होने के बाद अगर आप चाहो तो उसको सिस्टम डॉट डिबग में भी प्रिंट कर सकते हो बैच आईडी, बट उसको आने को टाइम लगता है। उसको आने को क्या लगता है? टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में क्या होता है? प्रोसेस होता है, इसलिए। प्रोसेस। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो सिस्टम डॉट डिबग और उसमें बैच आईडी और इसको प्लस करके, यानी आप लॉग में भी देख सकते हो उसका बैच आईडी क्या है। ठीक है, और इसको क्या करो, ये होने का एग्जीक्यूट। Execute. अब ये एग्जीक्यूट होगा ना तो ये लॉग्स में आपको दिखेगा। अब वो आपकी बैच आईडी, यानी ये तो प्रोसेस हो रहा है ना, बैकएंड में क्या हो रहा है, वो मेरे अकाउंट को निकाल रहा है और उसको क्या कर रहा है, वो प्रोसेस अपडेट कर रहा है। ठीक है, हाँ, अभी आपको देखना है कि आपका ये जॉब चल रहा है नहीं चल रहा, हो गया नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा आपको कि आपका? अभी एक एक रिकॉर्ड को देखते बैठोगे क्या? नहीं ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके सेल्सफोर्स पे जाओ और होम में यहाँ पे टाइप करो जॉब। क्या टाइप करोगे? जॉब। क्योंकि अभी क्या हुआ है, एक जॉब बना है जो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, चल रहा है। और वो जॉब क्या कर रहा है, आपके रिकॉर्ड को ले रहा है और क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। तो एपेक्स जॉब जाओ, इसको क्लिक करो, देखो आज का जॉब, अभी ये 4:30 AM उधर का टाइम दिखा रहा है, बट आज का जॉब है 2:09 का, दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और ये इसका कब स्टेटस क्या है? Completed. Completed. टोटल बैच फेलियर कुछ भी नहीं है, यानी प्रोसेस हो चुका है। और वो क्लास का नाम भी यहाँ पे दे देता है और जॉब की आईडी भी दे देता है। तो आपको एपेक्स, अरे दादा म्यूट पे चले जा, इसको निकालना पड़ेगा। एपेक्स जॉब के अंदर यहाँ से आप एपेक्स जॉब को सिलेक्ट करो, यहाँ पे एक जॉब मिलेगा, वहां पे आपको आपके जॉब का स्टेटस भी दिख जाता है कि कब बना है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर फेलियर होगा तो फेलियर का एरर वगैरह वो सब दे देगा। दिख रहा कि ये कंसेप्ट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो अब हो गया। चेक करते हैं अपने अकाउंट सही में अपडेट हुए या नहीं हुए। क्लासिक में चलते हैं, अकाउंट्स में जाते हैं। रिफ्रेश नहीं हुए अब तक, यानी हो ही रहा है, प्रोसेस चल ही रहा है अब तक। ठीक है, क्योंकि होने चाहिए। ठीक है, सो प्रोसेस चल रहा होगा या टाइम लगेगा, भले अपना जॉब चल रहा होगा पर अपडेट क्या हो रहा होगा, होते रहता है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबके आगे में क्या लगना चाहिए, न्यू वन लगना चाहिए। ठीक है, सबके आगे में क्या लगना चाहिए, न्यू वन लगना चाहिए। अगर कोई एरर वगैरह होगा तो एरर आएगा, नहीं तो आपके सबके अकाउंट्स के आगे में क्या लगना चाहिए, न्यू वन लगना चाहिए।
ठीक है, वो देखो बैच आईडी नहीं दिया है, वो प्रोसेस हो रहा होगा, शायद वो कंप्लीट बता भी रहा होगा, बट प्रोसेस क्या है, हो रहा होगा वो। क्लियर है क्या? तो होने के बाद फिर आपको क्या होगा, पूरा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा और सबके आगे में क्या लगेगा, न्यू वन लग के। समझा क्या? बैच जॉब। हाँ सर। यस सर। Awesome. तो ऐसा करके देखो, यस सर। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं इसका कोड भेज रहा हूँ आपको, वो कोड और डॉक्यूमेंट करके देखो उतना। उसमें टेस्ट केसेस वगैरह भी लिखने का है, वो मैं आगे में बताऊंगा, ठीक है। हाँ, आप अगर चाहो तो उसको डेटाबेस में भी चेक कर सकते हो कि आपका एपेक्स का जॉब चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी ये तो हो गया फ्रंट एंड से। बट अगर आप चाहो तो आप ऐसा डाल सकते हो, सिलेक्ट आईडी नेम जॉब फ्रॉम एपेक्स जॉब। अगर आपके पास बैच आईडी नहीं भी होगा तो भी आप ऐसा ये क्वेरी डेटाबेस में कर सकते हो। ये क्वेरी ये है ना अपने पास, क्या नाम, क्वेरी एडिटर, यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे डाल के आप उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। कोई जॉब चल नहीं रहा है, यानी जॉब कंप्लीट हो चुके हैं, बट यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट जॉब में क्या होता है, जॉब का आईडी नंबर वगैरह देता है, अगर कोई जॉब होगा तो चल रहा होगा। अभी कंप्लीट हो गया इसलिए वो नहीं दे रहा है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आपको वो जॉब का पूरा इंफॉर्मेशन भी मिलता है। ये क्वेरी चलाना पड़ता है, आईडी स्टेटस जॉब आइटम टोटल जॉब फ्रॉम असिंक्रोनस जॉब, जिससे आपको ये। हाँ, और जब आप ये क्वेरी लिख रहे हो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब का नाम देने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, बैच का साइज भी क्या कर सकते, बता सकते हैं। 400 बोला तो 400 का, बाय डिफॉल्ट उसका कितना है, 200 है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। समझा क्या? Awesome. हाँ सर। क्लियर है क्या? हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आपने 400 नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कितना लेगा वो, 200। 200 लेगा. अगर आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो और कॉमा देके जॉब का साइज दे सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ सर। Yes, sir. यस सर।